नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और होली भी धूमधाम से आप लोग मनाए होंगे। तो कोई रिस्क ना लेते हुए हम अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में। हमने आपको बताया था न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बताने से पहले हम आपको संवेग की परिभाषा बताएंगे, संवेग के बारे में समझाएंगे, जिससे आपको न्यूटन थर्ड लॉ समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम आपको संवेग के बारे में बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। संवेग, यदि दो असमान द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक समान वेग से गतिमान हैं तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को रोकने में अधिक बल का उपयोग करना होगा। यदि दो असमान द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं यदि दो असमान द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं और एक समान वेग से गतिमान है तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को रोकने में हमें अधिक बल का उपयोग करना होगा। वैसे जो अधिक वेग है तो अधिक बल का उपयोग करना होगा उसे रोकने के लिए। मान लीजिए एक साइकिल है और एक बाइक है और वो समान वेग है, समान वेग से आपकी ओर आ रही है, समान वेग से आपकी ओर आ रही है। तो बताइए, साइकिल को रोकने में ज़्यादा बल का प्रयोग करना होगा या बाइक को रोकने में ज़्यादा बल का प्रयोग करना होगा? तो साइकिल से जो बाइक है वो बाइक तो वजन है, बाइक का वजन 1.5 कुंटल होता है और साइकिल का वजन ज़्यादा 50 kg होता है। तो आपको साइकिल को रोकने में ज़्यादा बल लगाने का प्रयोग करना होगा या बाइक को? तो ज़रा सी बात है कि आप लोग को बाइक को रोकने में ज़्यादा बल लगाने का उपयोग होगा। उसी प्रकार जैसे कार है, ट्रक है, कार भी समान वेग से आ रही है और ट्रक भी समान वेग से आ रही है। वो भी 20 की स्पीड में आ रही है और ट्रक भी 20 की स्पीड में आ रही है। तो आपको ज़्यादा बल किस में लगेगा? किसी में बल नहीं लगेगा। आप ट्रक और कार को रोकने जाएंगे तो क्या हो सकता है, आप लोग जानते हैं क्या हाल होगा। तो वैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, मजाक करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि जो वस्तुएं भारी वजन की उनमें ज़्यादा वजन लगेगा और जो हल्की वस्तुएं होंगी उन्हें कम बल का प्रयोग करना होगा यदि आप उस योग्य हैं। तो यदि आप कमज़ोर हैं तो साइकिल को भी नहीं रोक पाएंगे और बाइक को तो छोड़िए यार। तो आप समझ रहे हैं कि हमें जितने भी वेग से आ रही हो बल का प्रयोग उसके ही समतुल्य भागों को बांट कर या प्रारंभ कर कर उसी समतुल्यता के वेग को नाप कर किया जाना चाहिए और बल का प्रयोग करना चाहिए। उसे हम पॉइंट ऑफ व्यू पर चर्चा करते हैं। यदि समान द्रव्यमान वाली, अभी क्या था, असमान द्रव्यमान वाली, यदि समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं असमान वेग से गतिमान में हैं तो अधिक वेग से आने वाली वस्तु पर भी अधिक बल लगाना होगा। वही परिभाषा जो हमने आपको समझाया। बाइक और कार का ही उदाहरण ले लीजिए। बाइक भी 110 सीसी की है, दो बाइक है मान लीजिए, बाइक कार करेगा तो आपस में मतभेद हो जाएगा। बाइक ले लीजिए, बाइक ले लीजिए और दोनों 110 सीसी की हैं। मान लो हीरो स्प्लेंडर बाइक है, दोनों सेम है, सेम कंडीशन है, सेम ऊर्जा है, सेम वजन है उसका, सब कुछ सेम है उसका, और दोनों बाइक आ रही हैं और एक बाइक 20 की स्पीड में आ रही है और दूसरी बाइक 40 की स्पीड में आ रही है। एक बाइक 20 की स्पीड में आ रही है और दूसरी बाइक 40 की स्पीड में आ रही है। तो ज़रा सी बात है कि आप लोग को किसमें वेग या बल लगाने का प्रयोग होगा कि हमें रोकने के लिए? जो 20 की स्पीड में आ रही है उसमें कम बल का उपयोग करना होगा और जो 40 की स्पीड में आ रही है उसमें ज़्यादा बल का प्रयोग करना होगा। वैसे ही कार की सेम कंडीशन है, कार भी सेम है और दो कार आ रही हैं और एक कार की स्पीड 40 की स्पीड है और एक कार की स्पीड 60 की स्पीड है। तो आप बताएं कि 40 की स्पीड में जो कार है उसे रोकने में ज़्यादा बल का प्रयोग करना होगा या 60 की स्पीड वाली कार को ज़्यादा रोकने के लिए ज़्यादा बल का प्रयोग करना होगा? तो आप लोग जानते हैं कि जो ज़्यादा स्पीड में आ रही है उसे ज़्यादा बल लगाकर रोकने का प्रयोग करना होगा, तभी कार जाके रुकेगी। और वो जो कम है उसमें कम बल का प्रयोग करना होगा। तो हमें समझाना क्या है आपको, कि हमें समझाना ये है कि जहाँ पर अधिक बल की आवश्यकता हो वहाँ पर अधिक बल का उपयोग करना है और जहाँ पर कम बल की आवश्यकता हो वहाँ पर कम बल का प्रयोग करना हो। ये नहीं है कि आप वो 20 की स्पीड में भी गाड़ी आ रही है तो हम 80 की स्पीड के जाकर बल का उपयोग करें। तो ऐसा नहीं है, जैसा हम बल का प्रयोग करेंगे वैसे वेग की क्षमता को देखकर हम बल का उपयोग करेंगे। हम इसकी परिभाषा को व्यक्त करते हैं आप सबके समक्ष। गतिमान वस्तुओं को रोकने के लिए, गतिमान वस्तुओं को रोकने के लिए लगाया गया बल, फोर्स, वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग पर निर्भर करता है। हमने आपको क्या बताया कि गतिमान वस्तुओं को रोकने के लिए लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। हमने आपको क्या बताया कि अभी वो आपका बल ये निर्भर नहीं करेगा, वो निर्भर करेगा गतिमान वस्तुओं को रोकने के लिए।
गतिमान कोई वस्तु है उसे रोकने के लिए आपका उस पर बल निर्भर करेगा कि हमें बल का उपयोग कहाँ कहाँ और कितना बल का उपयोग करना है। परिभाषा तो आप लोग समझ गए होंगे। गतिमान वस्तुओं को रोकने के लिए लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग पर निर्भर करता है, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। संवेग को हम एक सूत्र में डिफिनेट करते हैं, जिसे कहते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसे इंग्लिश में p, और इसमें सदिश राशि का सिंबल होता है p इक्वल टू m इंटू वी। इसका फॉर्मूला होता है। हम आपको चर्चा करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। संवेग आपको समझ में आया होगा कि हम इसमें मेन टॉपिक ये है संवेग का कि हमें बल का उपयोग गतिमान वस्तुओं को रोकने के लिए लगाए गए वस्तु के द्रव्यमान या वेग पर निर्भर करके हमें बल का उपयोग करना है। हम न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। न्यूटन के जो गति विषयक का तीसरा नियम होता है बल लगाने की क्रिया। समझिएगा आप लोग, जो इसकी डिफिनेशन है, बल लगाने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के मध्य होती है। बल लगाने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के मध्य होती है। एक वस्तु वह जिस पर बल लगाया जाता है तथा दूसरी वस्तु वह जिस पर बल लगता है। तो वह न्यूटन थर्ड लॉ या न्यूटन के गति के विषयक का तृतीय नियम होता है, जो दो वस्तुओं के मध्य लगाने वाले बल को स्पष्ट करता है। एक मेज है वो स्थिर है और आपने उस मेज पर इस बुक को रख दिया, तो ये बुक जो है वो मेज पर बल लगा रही है। ये बुक जो है वो मेज पर बल लगा रही है, लेकिन जो मेज है वो भी बुक पर बल लगा रही है। वो ऊपरी से बल लगा रही है और ये अंततः ये नीचे की ओर बल लगा रही है, तो दोनों तरफ से बल लग रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ है जिसमें बल लगाने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के मध्य होती है। अकेले बल तो लगा नहीं सकते। अब बताइए, ये ऐसे है तो इसमें कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा, जब तक दूसरी वस्तु या तो उसके नीचे या तो उसके ऊपर या दाएं या बाएं ना हो। बल लगाने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के मध्य होती है। एक वस्तु जिस पर बल लगाया जाता है, हमने आपको क्या बताया, मेज के ऊपर रखो पुस्तक तो मेज पर बल लगाया जा रहा है, मेज पर बल लगाया जाता है। तथा दूसरी वस्तु जिस पर बल लगता हो। बल किस पर लग रहा है? मेज पे लग रहा है। और क्या किस पर लग रहा है? बुक मेज पर रखी हुई है, उस पर दूसरी वस्तु जिस पर बल लगता है। तो वह न्यूटन थर्ड लॉ या दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल को स्पष्ट करता है। इसके उदाहरण है, आप लोग अभी चलाए होंगे बंदूक से गोली चलाते वक्त आप लोगों ने देखा होगा, बंदूक से जब गोली चलाते हैं लोग, तो बंदूक जो होती है वो पीछे की ओर झटका मारती है। पीछे की ओर झटका मारती है, चाहे जो जैसे रिवेट जो जितनी अधिक मतलब कॉम्प्लीट राइफल्स होंगी या बंदूकें होंगी, जितनी हल्की बंदूकें होंगी उतना ही ज़्यादा झटका आपको देंगी। तो वो न्यूटन थर्ड लॉ जो क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, वो न्यूटन थर्ड लॉ के अंतर्गत आती है। आप माउजर ले लीजिए, पिस्टल ले लीजिए या रिवॉल्वर ले लीजिए, आप यदि उसे फायर करेंगे, जब उसमें गोली निकलेगी तो वो पीछे की ओर झटका देगा, पीछे की ओर। यदि आप शूट करते हैं तो देखिए, जो बंदूक की नली होती है वो ऊपर की ओर जाती है, और जो उसका खटका जो वेग होता है, जो गोली का वेग होता है, वो इतनी स्पीड में जाता है कि वो पीछे की ओर ढकेल के वो आगे की ओर निकल जाता है। पीछे की ओर ढकेल के वो आगे की ओर निकल जाता है। जैसे आप लोग दिवाली पर पटाखे छुड़ाते हैं, जो सरफ पताली जिसे आप बोलते हैं रॉकेट, उसे नीचे से जब आप आग जलाते हैं, नीचे उसके माचिस लगाते हैं तो वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो अग्नि प्रवाहित होती है, अग्नि, वो इतना वेग उसका तेज होता है कि वो अग्नि की ओर की हवा को दबाव के पीछे करते हुए वेग आगे की ओर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह ऊपरी ओर चला जाता है। तो आप समझ रहे होंगे, जो बंदूक से गोली निकली, यदि आप उसे नहीं संभाल पाते हैं तो आपके हाथों में चोट भी लग सकती है। माउजर या रिवॉल्वर चलाते वक्त जिसकी आपकी नसें हड्डियाँ भी टूट सकती हैं। तो आप तभी चलाएं बंदूक जब आप चलाने योग्य हों, वैसे भी कोई ज़रूरत है नहीं तुम लोगों को। मजाक की बात कर रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि बंदूक के जो उदाहरण होता है वो क्रिया और प्रतिक्रिया। वेग जो होता है गोली का, वो अधिक वेग होता है, जिसके कारण बंदूक को पीछे की ओर ढकेल कर वो आगे की ओर तेजी वेग से जाता है। हम चर्चा करते हैं आपके नेक्स्ट उदाहरण पर, जो आपको न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बताएंगे। हम चर्चा करें, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
हम आप चर्चा करते हैं दूसरे नियम पर। मैंने बताया रॉकेट के बारे में बताया। देखिए आप सभी लोग, जेट विमान या रॉकेट के इंजन में ईंधन के जलने से अत्यधिक मात्रा में गर्म गैस उत्पन्न होती है, जो इंजनों के पीछे बने नोजल से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, जिस पर रॉकेट आगे की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जिससे जेट यान या रॉकेट आगे की ओर तेजी से बढ़ पाता है। आप लोग फिगर देखिए रॉकेट का, ये रॉकेट है। ये रॉकेट है। हमने आपको क्या बताया, जेट विमान रॉकेट इंजन में ईंधन के जलने से ईंधन इसके अंदर जब जलता है अत्यधिक मात्रा में तो गर्म गैस उत्पन्न होती है, जो इंजनों के पीछे बने नोजल, ये जो होता है ये नोजल होता है उसका, नोजल से तीव्र गति से नीचे की ओर जो अग्नि है प्रवाहित होती है, नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जिस पर रॉकेट की आगे की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। ये ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जिससे जेटयान रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। जब ये नीचे की ओर इसका वेग इतनी तेज से वेगता है, तभी ये रॉकेट ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करके ऊपर की ओर जाती है। आप सब समझ रहे हो नोजल क्या होता है। नोजल ये जो नीचे होती है रॉकेट की, वो नोजल होता है जो अग्नि के रूप में बाहर निकलती है। और ऐसे आप सर पदाली की बात करें जो दिवाली में आप लोग छुड़ाते हैं, अगर मास्टर लगाते हैं तो देखो अग्नि की जो नीचे वेग होता है वो स्पीड में नीचे की ओर जाता, तभी वह ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल का कार्य करके वो आगे की ओर बढ़ जाती है। उसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पैरों द्वारा पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पैरों द्वारा पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। इस प्रकार तो क्रिया बल कार्य करता है। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पैरों द्वारा पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलते हैं, तो इस प्रकार हम क्रिया बल कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी द्वारा हमारे पैर प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी द्वारा हमारे पैर जो होते हैं वो पृथ्वी पर चलते हैं, पैरों द्वारा पृथ्वी के पीछे की ओर ढकेलते हैं, तो वो क्रिया बल कार्य करता है। लेकिन जब हम उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी द्वारा जब वो बल लगाती है हमारे ऊपर, तो इस प्रकार प्रतिक्रिया बल कार्य करता है विपरीत दिशा में, जिससे हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जब वो विपरीत दिशा में हम पर बल लगाता है, पृथ्वी हम पर बल लगाता है, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। वैसे हम देखते हैं चिकना फर्श जो होता है, चिकने फर्श पर जो घर्षण बल होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में चलेगा। चिकना होगा जैसे बर्फ की स्लाइड फर्श हो या चिकनी टाइल्स हो, उस पर हम चलने में हमें प्रॉब्लम होती है, वो अपनी ओर हमें प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं करने देता, जिसके कारण हमें चलने में कठिनाई होती है। ये घर्षण के कार्य में उत्पन्न होती है। तो टॉपिक में घर्षण दिया गया, तो घर्षण के बारे में आपको बताएंगे। चिकने फर्श पर घर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण व्यक्ति पर्याप्त क्रिया बल नहीं लगा पाता, जिससे पर्याप्त प्रतिक्रिया बल उसे नहीं प्राप्त होता। वो क्रिया बल नहीं लगा पाता और नीचे से उसे प्रतिक्रिया बल नहीं प्राप्त हो पाता, इससे उसे चलने में कठिनाई होती है। वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा यदि हम आपको घर्षण के बारे में बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको घर्षण के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा, ये समझ में आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको सभी लोगों को मेरा आभार, धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें।